आइए आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है, जिसमें कि पीछे के दिनों में हमने डिस्कस किया आपके साथ मिनरल के बारे में, खनिज के बारे में, गैस के बारे में, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। ऊपर बॉडी में मतलब अर्थ क्रस्ट में क्या परसेंटेज है एलिमेंट का, वो सब आपने देखा है ना। चलिए आगे का टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे which one element is occupying maximum percentage in the earth crust? Oxygen. Yes. Most abundant element in the earth crust is oxygen. ऊपर पट्टी में पाया जाने वाला सर्वाधिक जो है वो तत्व वो कौन सा है? ठीक है ना। सेकंड मस्ट में क्या आएगा? हाँ जी, सिलिकॉन आएगा। और अगर हम आपसे ये पूछें which one is top most metal, क्या आएगा? एल्यूमिनियम आएगा। सेकंड मस्ट मेटल आयरन आएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, मतलब दिमाग में बिल्कुल रच बस गया है ना। भूलने की बात नहीं है। ओशियल फेंकाना ओके। यहाँ हमने पढ़ा था, याद होगा आपको पीछे तक। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। तो देखिए टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म के प्रकार। धातु कर्म के प्रकार क्या आप में से कोई बता सकते हैं? व्हाट मेटलर्जी, धातु कर्म किसे कहते हैं? कौन बोलेंगे? खड़े होइए जो बोलेंगे। आइए चलिए सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। कहाँ से? बिलवाड़ा। बताइए मेटलर्जी धातु कर्म। अयस्क से धातु प्राप्त करने की सभी वैज्ञानिक विधियां क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है ना। आप बताओ। रोटी नहीं खाते हैं? वैज्ञानिक विधियां अच्छा अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है। ओके बाबू आप बताइए। The entire scientific processes through which we can obtain metal from their ores. Right, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए। वे सभी वैज्ञानिक विधियां जिनके द्वारा अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है। धातु कर्म करते, सही है ना? ओके बताइए। बहुत अच्छा। अब बताओ रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां वैज्ञानिक विधियां, है ना? ओके ओके आप बताइए। ओके आप बताइए बाबू। मदद मिलती है, प्राप्त की जाती है, मदद मिलती है, प्राप्त की जाती है, मदद का कोई सवाल नहीं है। नो कंफ्यूजन। ओके कुछ समझ में आ गया। चलिए ओवरऑल अगर हम बात करें ठीक ना, तो मेटलर्जी में क्या होता है? बिल्कुल छोटा छोटा जवाब अगर हम चाहें आपसे लेना तो बोलना पड़ेगा आपको अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि, है ना। द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं धातु कर्म के प्रकार। तो मेनली ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इट इज 3 टाइप्स, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहला यहाँ पे आता है 1 नंबर में हम बोलेंगे पायरोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे? पायरोमेटलर्जी। ओके, या इसी का दूसरा नाम है, हम बोल सकते हैं थर्मोमेटलर्जी। थर्मोमेटलर्जी हिंदी में से बोलेंगे उष्मीय धातु कर्म। उष्मीय धातु कर्म। 2 नंबर में बात करें
इलेक्ट्रोमेटलर्जी, किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। वैद्युत धातुकर्म, वैद्युत धातुकर्म, और आखिर में तीसरा हाइड्रोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे बाबू? हाइड्रोमेटलर्जी। इसे पढ़ेंगे हिंदी में जलीय धातुकर्म। बहुत आसान सा है, फटाफट हम इसे क्या करेंगे समझेंगे, ठीक ना। एक नंबर में देखिए लिखा हुआ पायरोमेटलर्जी, उसी का दूसरा नाम है थर्मोमेटलर्जी। थर्म का मतलब क्या होता है? उष्मा, हीट। जैसे बोलते हैं थर्मोमीटर, बोलते हैं ना थर्मोस्टेट। तो थर्म वर्ड जहां आ गया इसका मतलब है हीट, ठीक ना। तो धातुकर्म का वैसा प्रकार जिनमें अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए आपको उष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? उष्मा की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मीय धातुकर्म। बहुत आसान है, ठीक ना। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वैद्युत धातुकर्म, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, है ना। वैद्युत अपघटन करना पड़ता है, समझते हैं ना। इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, यानी वैद्युत अपघटन के द्वारा आपको क्या होता है? अयस्क से धातु प्राप्त होता है। और अंतिम जो देख रहे हैं 3 नंबर का हाइड्रोमेटलर्जी, जलीय धातुकर्म। इसमें हम लोग लेते हैं खास करके वैसे धातु को जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सोना, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, प्लेटिनम की बात कर रहा हूँ, चांदी की बात कर रहा हूँ। तो ये सब ऐसे धातु हैं जो हमें, ठीक ना, फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसमें अशुद्धि 9 के बराबर होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? बालू वगैरह मिले होते हैं, शेल्ड पार्टिकल्स होते हैं। हम इसे आसानी से क्या करते हैं? धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, धुल जाता है, सब क्या होता है? हट जाता है। तो देखा आपने, ठीक ना। अब चलिए हम लोग पकड़े कैसे कैसे इसको हम लोग समझें। तो 1 नंबर में फटाफट आप आ जाइए। एक को लिखने के बाद आप सबसे पहले आ जाइए 1 नंबर में, है ना। पायरोमेटलर्जी में अगर आप हिंट्स में चाहते हैं यहीं पे लिख देना, इसके लिए कुछ भी तो जानिए आप। पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी उष्मीय धातुकर्म का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक ना। वैसे अयस्क से धातु प्राप्त करने में जो धातु, ठीक ना, जो धातु क्या होते हैं? नहीं, स्वतंत्र वाले क्या बोले? हाइड्रोमेटलर्जी बोले। ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ये भी कंबाइंड स्टेट में होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अंतर क्या है? जो मॉडरेट होते हैं, न ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न कम रिएक्टिव होते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से पकड़ लोगे। जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है, जैसे सोना, गोल्ड, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, गोल्ड में कभी जंग नहीं लगती, गोल्ड खराब नहीं होता, प्लेटिनम कभी खराब नहीं होता। प्लेटिनम को पानी में डुबो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजारो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से गुजारो, इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है गोल्ड की, सोना की या प्लेटिनम की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा हम कौन सा धातु प्राप्त करेंगे? जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। आ गया दिमाग में? पक्का? क्या बोलेंगे आप लोग बताओ? जलीय धातुकर्म का उपयोग किसके लिए करेंगे? आप लोग से जानना चाहते हैं। जिनकी सक्रियता होती है। ओके, अब चलिए हम लोग बात करें, ठीक ना। अब हम बात करें इलेक्ट्रोमेटलर्जी के लिए। तो वैसे धातु जिनकी सक्रियता बहुत अधिक होती है, कौन सा धातु का हम लोग बात करेंगे? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। तो ग्रुप 1 में आप समझ रहे हैं कहाँ
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ग्रुप 1 में अगर आप चलो भाई, देखो ग्रुप 1 ये हैं ग्रुप 1 के मेटल। वैसे हम टोटल को लिख लेते हैं एक बार, मेटल और नॉन मेटल दोनों साथ साथ। तो याद होगा हाइलिना, करब, सफर, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब आपको क्या करना है, हम लोग मेटलर्जी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? मेटल के बारे में। हमारी नीड क्या है, अयस्क से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? धातु, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो हम लोग नहीं लेंगे, हाइड्रोजन को छांट दीजिए यहाँ से। अब आपके पास क्या बचा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फिर हम फ्रांसियम पर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रुप में आप जाओगे, सबसे नीचे जाओगे तो आपको जो मेटल मिलेगा, ठीक है ना, वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। तो चलिए इसको भी हम छांट देते हैं। अब क्या बच गया आपके पास? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सभी धातु आप अगर प्राप्त करना चाहोगे इनके अयस्क से, इनके ओर से, तो आपको कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वैद्युत धातुकरण, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, काफी रिएक्टिव है, काफी सक्रिय है, ठीक है। लिखवा देंगे इसके बाद, आपको घबराइए नहीं, बिल्कुल नोट करवा देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रुप 1 के। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, ग्रुप 1 के बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 2 में, ठीक है ना। क्या करते हैं बाबू, प्लस कर देते हैं ग्रुप 2। तो देखिए ग्रुप 2 में आपको कौन मिल रहा है? बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ध्यान दीजिए, जिनमें सबसे नीचे जब आप जाओगे तो आपकी मुलाकात होती है रेडियम से। किससे होती है बाबू? रेडियम से। रेयन नहीं, रेयन नाम का कोई है ही नहीं, रेयन कपड़ा का नाम है, ठीक है ना। मुझे लगता है ना आप कपड़ा ज्यादा परचेज करते हैं, इसलिए ध्यान ना रहे रेयन। ओके, अब किसी और का नाम मत लीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये भी छट गया, बच कितने के? यहाँ से देखो भैया, 2 2 4 1 5, एक भी 2 2 4 1 5, क्या जोड़ी है, जबरदस्त। तो ग्रुप 1 के मेटल, ग्रुप 2 के जो मेटल हैं, इनको हम बोलेंगे अल्कली मेटल। कौन मेटल? अल्कली मेटल। और इनको बोलेंगे अल्केलाइन अर्थ मेटल। एक को बोलेंगे क्षार धातु और दूसरे को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। समझ में आ रहा है ना? तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं ना, काफी सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं भाई? सक्रिय होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी यानी वैद्युत धातुकरण के द्वारा हम अयस्कों से कौन सा धातु प्राप्त कर सकते हैं? ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 वाले। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, वैसे धातु जिनकी सक्रियता खत्म होती है, खत्म ना, क्या? अरे बिल्कुल नहीं होती है। जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है उनकी प्राप्ति हम लोग करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से, और जिनकी सक्रियता बहुत ज्यादा होती है उन्हें प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यानी कम सम में वो जो है ना सुनने वाला नहीं है, समझते हैं ना। तो थोड़ा बड़ा गर्म करिएगा, उससे इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसे बहुत ज्यादा हीट की जरूरत है मोल्ट करने के लिए, मोल्टेन फेज में लाने के लिए, पिघलाने के लिए। जैसे सोडियम, हमें सोडियम चाहिए, तो सोडियम हमको कहां से मिलेगा? सोडियम क्लोराइड से। जब हम सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब हमें सोडियम मेटल कैथोड पर प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आपने समझा, जिनकी सक्रियता बहुत अधिक है इलेक्ट्रो, जिनकी सक्रियता खत्म है
हाइड्रोमेटलर्जी, जो बीच में है सेट हुआ, समझ में आ गया? जिनकी सक्रियता रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, गर्मी से नहीं है समझने वाला, उसको क्या चीज से समझाना पड़ेगा? विद्युत से, इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तब। और जो बिल्कुल खत्म है, पानी में लेकर छीट देंगे, उसी से काम चल जाएगा, है नहीं है? पानी में छीटा मार दीजिए, बस कहानी समाप्त, धूल उड़ जाएगा, सब साफ हो जाएगा। तो जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है उसको क्या करेंगे? जलधार कर देंगे, समझ रहे हैं ना? यस, हाइड्रोमेटलर्जी। जिनकी सक्रियता बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। भैया जिनकी सक्रियता बीचे में है, पायरोमेटलर्जी। इसको तो थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, जैसे गर्म करिएगा तब जाके होगा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको हिंट्स कर दें यहीं पे, ठीक ना? ज्यादा डिटेल न करते हुए बता दिए, थोड़ा सा यहीं से बात कर लेंगे, तब हम उधर जाएंगे। तो पायरोमेटलर्जी में या थर्मोमेटलर्जी में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना? किसकी बात करेंगे? ऐसा करते हैं, इसको पलट देते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले को ऊपर कर देते हैं, इसको बीच में कर देते हैं, इसको खत्म वाले को सबसे नीचे कर देते हैं। समझ में आएगा? चलो इसको चेंज कर देते हैं। आप लोग चेंज मत करो, ठीक ना? इसी में लिख लो। चलिए, तो सबसे ऊपर इन्होंने क्या रखा? इलेक्ट्रो मेटलर्जी, हिंदी में विद्युत धातुकर्म, विद्युत धातुकर्म, ठीक ना? तो विद्युत धातुकर्म हम लोग देखेंगे, यहाँ पे स्टार मार के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 1 के धातु और ग्रुप 2 के धातु का क्या होता है? विद्युत धातुकर्म के द्वारा हमें उनके एस्मों से धातु प्राप्त होती है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या? हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना? अति सक्रिय या अधिक सक्रिय धातु। अति सक्रिय अधिक सक्रिय धातु को हम लोग किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? विद्युत धातुकर्म। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 के धातु, ठीक है ना? प्रोसेस का नाम क्या है? क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रोलिसिस। हिंदी में बोलेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होगा? ये हमें प्राप्त होता है। ओके, कोई परेशानी? अब चलिए हम लोग बात करते हैं, बीच में रखते हैं किसको? 2 नंबर में पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी या इसी को बोलते हैं थर्मोमेटलर्जी, अभी भी आपने लिखा है। उष्मीय धातुकर्म। कौन धातुकर्म? उष्मीय धातुकर्म, ठीक ना? तो ऐसे से धातु प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उष्मा प्रदान करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करके हम पिघला देंगे, उससे आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना? इसके लिए जाने हम ये क्या होगा? ऊपर वाला 1 नंबर वाला क्या होता है? काफी सक्रिय है। 3 नंबर वाला क्या होगा? लिस्ट रिएक्टिव, मतलब बहुत कम सक्रिय है। दिख रहा है यहाँ तक? लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव मतलब बहुत कम सक्रिय है। वैसे धातु जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है ना, उनको हम प्राप्त करते हैं कैसे? जलीय धातुकर्म के द्वारा। मतलब जल में उसको धो धखार देंगे बढ़िया से, है ना? बाय द वॉशिंग धो धा देंगे, प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल आइए इसका, क्या है एग्जाम्पल इसका? Ag, Au एंड Pg, सोना चांदी और प्लेटिनम।
इसमें आ गया आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के धातु। तो ग्रुप 1 2 के धातु में आपको अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं, वैसे तो स्पष्ट हो चुका है, तो आप देख रहे हो क्या समझ आएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फिर हम ग्रुप 2 में जाएंगे, कौन सा मिलेगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। एक हो गया अल्कली मेटल और दूसरा कहलाएगा अल्केलाइन अर्थ मेटल। एक को बोलेंगे क्षार धातु, दूसरे को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए आप, जो बहुत ज्यादा सक्रिय होगा उसको क्या करेंगे? वैद्युत धातुकरण। जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है उनको जलीय धातुकरण। जो बीच में होता है सेट कर देना आपने, आ गया ना। हम इसके लिए लिखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब इसका क्या हुआ? ना ज्यादा सक्रिय ना बहुत कम सक्रिय। सक्रियता कितनी होती है? मध्य में। जिनकी सक्रियता मध्य में हो, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, यानी बीच में, उनको वैसे धातु को हम उनके अयस्क से जो प्राप्त करते हैं वह विधि कहलाती है पायरोमेटलर्जी। सेट किया? तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब जिनकी सक्रियता ना बहुत अधिक ना बहुत कम होती है, उसे बोलेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। एग्जाम्पल में आ जाइए इसका। अब आप भी सोच लो ना, बच क्या गया, ठीक ना? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, एक्सेट्रा, आयरन इत्यादि। तो बताइए, समझ में आया बढ़िया से? कोई परेशानी है इसमें? एक नजर, ठीक ना, इसको बढ़िया से देखा जाए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। ग्रुप 1 में कौन सा आ गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। इस सब को हम एक साथ में क्या बोलते हैं? इन सब को एक साथ हम लोग बोलते हैं भाई, ये वाले अल्कली मेटल, अल्कली क्षार धातु। और ये जो आप देख रहे हो कौन है? ये ग्रुप 2 के, ठीक ना, ग्रुप 2 के। इनको हम लोग बोलते हैं सबको एक साथ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। हिंदी में इसको बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलेंगे भाई? क्षारीय मृदा धातु। तो आप जैसे देख रहे हो वहां पे इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वैद्युत धातुकरण के द्वारा हम उनके अयस्कों से जो धातु प्राप्त करते हैं वो धातु कहाँ के आएंगे? क्षार धातु और क्षारीय धातु, ठीक ना। इनकी सक्रियता अधिक होती है और जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है उसके लिए हम लोग लेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। चलिए जल्दी लिखिए इसको फटाफट। अब ये हमारा टॉपिक जो है ना समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें, जल्दी करिए। हटा दे इसको, नहीं लिखे हैं तो लिखो भाई, जल्दी जल्दी कर लीजिए।
जल्दी जल्दी करिए। इसको आप बाद में लिखिएगा ना, पहले उसको लिख लीजिए, इसके नीचे इसको लिखिएगा। जो भी इसमें लिखना चाहते हैं ना अल्कली मेटल्स के बारे में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, पहले उसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको कर लीजिएगा। हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ ओर लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, जब हमें मिनरल मिलता है, खनिज की बात कर रहा हूं, तो वैसे मिनरल या वैसे खनिज जिनमें मेटल की रिचमेंट काफी ज्यादा होती है, मतलब धातु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और जिनसे धातु को प्राप्त करना सरल एवं लाभदायक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। अब क्या है ना, जब अयस्क आप लेते हो, उसे आप क्या करते हो? तोड़ते हो बाय द प्रोसेस ऑफ हैमरिंग, हथौड़ी से उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हो। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? इट इज मेड टू बी फाइन पाउडर, उसे बिल्कुल फाइन पाउडर चूर्ण के रूप में बनाते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का अयस्क है, उसके हिसाब से इसका हम लोग क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। तो कोई भी हम ओर लें, कोई भी अयस्क लें, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? अशुद्धि होती है। बताइए जरा सा, अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको हम लोग विशेष नाम क्या दिए हैं? दैट्स राइट, उसे हम लोग बोलते हैं गैंग। ओके, impurities present in ore, that is called okay gang, otherwise matrix, उसे मैट्रिक्स में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं गैंग या आघातक्रिय बोलते हैं ना। उसमें से अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होती है उसको हटाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण होता है। तो नोट कीजिए, द प्रोसेस ऑफ removal, the process of removal impurities again present in ore is called concentration of ore। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण कहलाती है। क्या बताइए, कुछ प्रॉब्लम समझने में? जब भी अयस्क में प्राप्त होता है, इसमें अशुद्धि के रूप में बहुत कुछ होती है। सबसे अधिक जो होती है वो होता है सिलिका, बालू, फिर उसे हटाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कार्बोनेट भी हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं, ठीक ना, अदर्स सिलिकेट वगैरह हो सकते हैं। तो उन सब को हटाना बहुत आवश्यक होता है, तभी जाकर के हमें क्या होता है, अयस्क को जब हम लोग साफ सुथरा बना लेंगे फिर जाकर के आपको धातु प्राप्त हो सकता है ना।
तो एस में जो उपस्थित अशुद्धि होती है उनको दूर करने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस का सांद्रण बोलते हैं। चलिए कोई परेशानी? ये जो दूर करने की जो विधि होती है ये भी दो प्रकार की होती है। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। अयस्क सांद्रण की अयस्कों के जो सांद्रण की जो विधि होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। हटा दे इसको। अब लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। अयस्कों के सांद्रण की के प्रकार। ए में लिखिए फिजिकल कंसंट्रेशन या फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आप इतना भी लिखोगे तो काम चलेगा। फिजिकल कंसंट्रेशन भौतिक सांद्रण, या पूरा लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एस का अयस्कों का भौतिक सांद्रण। या हम इसे लिखेंगे डायरेक्ट फिजिकल कंसंट्रेशन। भौतिक सांद्रण। बी नंबर लिखिए केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ ओर। केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्कों का रासायनिक सांद्रण। अयस्कों का रासायनिक सांद्रण, या हम बोल सकते हैं क्या? केमिकल कंसंट्रेशन। सीधा सीधा केमिकल कंसंट्रेशन रासायनिक सांद्रण। फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ फोर में लिख लिया आपने? क्या बाबू आगे बढ़े? डिस्कस अबाउट द फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ फोर। ठीक ना? भौतिक सांद्रण क्या होता है? भौतिक सांद्रण का मतलब ये है नो एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग वहां पे नहीं करते हैं, है ना? भौतिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। भौतिक विधि। अब जैसे आपने क्या लिया? आपने मिनरल लिया, सबसे पहले तो खनिज मिला आपको भैया। अब खनिज में आप ये समझ रहे हो कि ये जो दिया गया खनिज है, ठीक ना, इसमें अब धातु की क्या होगा? इनरिचमेंट होगा, प्रचुरता है। तब उसे आप क्या करोगे? अपने काम के लिए ले जाओगे। फिर से हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, फिर उसमें से देखते हैं अशुद्धि जो होती है उसको हम लोग चुन करके अलग कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे चावल पकाना है, मीन्स कि हम लोग भात बनाना है, भात, ठीक है ना? बिहारी स्टाइल में भात बनाना है, समझ रहे ना? तो आप देख रहे हैं कि चावल में कुछ गग्गड़ पत्थर जैसे आपको लग रहा है, पता नहीं, यू आर नॉट श्योर इज दैट रबिश और नॉट, वो कोई फालतू चीज है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपको लगता है। आप क्या करते हो? यस, हैंड पिकिंग, बस उसको उठा करके उसको बाहर फेंक देते हो। अब जैसे क्या है ना, आपको दाल पकाना है। क्या पकाना है? दाल। अब दाल में 2-4 चावल के दाना मौजूद है। जब आप दाल पकाइएगा तो वो चावल भी पक जाएगा, भात बन जाएगा। अब वो आपने खाया, देखा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और को आप सर्व दिया खाने के लिए, अगला आपको दिमाग में क्या आएगा? क्या पता जूठा दे दिया आपको खाने के लिए, क्योंकि देख रहा हूँ दाल में क्या है?
भात है, मतलब चावल मिला हुआ है, पता नहीं बचा ऊंचा है, वही बच्चा हुआ आपको परोस रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा दिमाग में? यस। तो दाल पकाते वक्त अगर दाल में चावल मिला हुआ है, चावल के ग्रेन है, चावल के दाना है, तो आपके लिए वो अशुद्धि हो गया। क्या हो गया? अशुद्धि। अब उल्टा है, ठीक ना, चावल है मतलब भात है, बनाने के लिए जो चावल आपने लिया है रॉ मटेरियल, अब उसमें आप देख रहे हो क्या 4-5 दाना जो है 10 दाना क्या चीज का है? दाल का है। फिर वही बात हो जाएगी आपके लिए, आपको क्या करना पड़ेगा तब? हटाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो इसमें आपने कौन सा रासायनिक अभिक्रिया किया बताओ भाई? एनी केमिकल रिएक्शन? नो वे। ओनली हमने क्या किया? भौतिक क्रिया किया। हाथ को चलाया, उंगली को बस इधर उधर किया, या अधिक से अधिक और कर सकते हैं, अजीब सा दिखने वाला चीज है, बहुत छोटा छोटा चावल या दाल में, तो यू जस्ट शिफ्ट, यू चलने लेते हो, चलने से उसको क्या करते हो? चाल देते हो। समझ में आ रहा है ना? इसमें कौन सा रासायनिक क्रिया हुआ? कोई नहीं, लेकिन काम तो बन गया। काम बना कि नहीं बना? That's the physical concentration of food. समझ में आ गया आप लोगों को बढ़िया से? तो एसओ का भौतिक सांद्रण में हम लोग बात करेंगे। That express no any chemical reaction only. Okay, मैकेनिकल यांत्रिक क्रिया, यानी मशीन का सहायता भी ले सकते हैं, जैसे चलनी ले लिए, सूप ले लिए, वो सब क्या हुआ? छोटा मोटा एक मशीन हुआ ना, यंत्र हुआ ना, जिनकी सहायता से आपने क्या किया? उनको चावल को बीनने का काम किया। यस। अभी तो हमारा फोकस कहाँ है? चावल बोलने से ना भूख लग जाएगी, अब छोड़ दो चावल की बात, अब चलते हैं हम लोग एस में। तो एस में जो अशुद्धि होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? हटाने का काम करते हैं, ठीक है ना, वो भौतिक विधि द्वारा करते हैं, इसलिए एस को इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक सांद्रण। लिखने का जरूरत नहीं है, आप बोलो तो लिख पाता हूँ, लिख दूं? द प्रोसेस ऑफ concentration of food, the process of concentration of food which is done by physical method, physical or mechanical method is called physical concentration. खास बात ये होगा इसके लिए, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। चलिए हिंदी करिए, हिंदी वाले। अयस्कों की सांद्रण की वैसी विधि, अयस्कों के सांद्रण की वैसी विधि जिसमें भौतिक क्रिया या यांत्रिक क्रिया द्वारा अयस्क से अशुद्धि को दूर की जाती है, भौतिक सांद्रण कहलाती है। भौतिक सांद्रण कहलाती है। इस विधि में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इस विधि में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हैं अयस्कों का भौतिक सांद्रण,
इसमें भी क्या है ना, बहुत सारे हैं, इनके हिस्से हैं, आखिर कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, ये फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अब हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं फटाफट, ठीक है ना। चलिए जल्दी उसको देखेंगे। कंसंट्रेशन, ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल कंसंट्रेशन। भौतिक सांद्रण के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है ना। व्हाट आर द मेथड्स व्हिच कम अंडर द फिजिकल कंसंट्रेशन, भौतिक सांद्रण के प्रकार। भौतिक सांद्रण के प्रकार, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं फटाफट। एक नंबर में आ जाइए, बाय हैंड पिकिंग, कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है ये। बाय हैंड पिकिंग समझ रहे हैं आप, हाथ से चुनकर, क्या करके, हाथ से चुनकर। 2 नंबर में क्रशिंग, महीन चूर्ण बनाना। तीसरे नंबर में आइए, ग्रेविटी, यहां से आपका शुरू होता है जो आपका इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर से ग्रेविटी, सेपरेशन मेथड, गुरुत्व या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए बाबू, फ्रोथ, फ्लोटेशन प्रोसेस, इसे हम लोग बोलते हैं फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन या फेन उत्प्लावन विधि। 5 नंबर में लिखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और आखिर में हम लोग बात करें अंतिम में लिक्वेशन, इसे द्रवण या द्रवीकरण बोलते हैं। एक एक करके हमको सबको पढ़ना है, जिनमें 2 पर हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं, कल हम लोग देखेंगे 3 से। बाय हैंड पिकिंग का क्या मतलब हुआ, कुछ दम नहीं है इसमें, ठीक ना। सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक, और सबसे पहले आप आइस लेते हो बाबू। आइस को हम क्या करते हैं, हथौड़ी की सहायता से, बाय हैमरिंग, ध्यान से सुनिएगा, हथौड़ी की सहायता से उसको चोट दे करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो बाय हैंड पिकिंग में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ores and then it is hammered and converted into small granules। आयस को हम लोग लेते हैं, उसको हथौड़ी की सहायता से तोड़ दे करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करते हैं, बदल लेते हैं। बात खत्म। फिर नेक्स्ट हम आएंगे 2 नंबर में, क्रशिंग। क्रशिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज मेड टू बी फाइन पाउडर, छोड़ दे करके आप पाउडर थोड़ा बना लोगे,
आपको क्या लगता है गेहूं का दाना है? हाँ, गेहूं का दाना जब पीट के उसको बना लोगे? जी नहीं। बाय द हेल्प ऑफ क्रशर मशीन, एक मशीन है जिसका नाम है क्रशर, उस मशीन की सहायता से ठीक ना इसको महीन चूर्ण बना लिया जाता है। फिर हम देखेंगे उसमें ऐसी अशुद्धि हमको दिखेगी, इसे हम हाथ से चुन करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको अलग कर लेंगे, या सीप ट्यूब ले लेंगे चलनी, और चलनी की सहायता से उसको हम लोग क्या करेंगे, चाक करके शीविंग करके अशुद्धि को हम लोग दूर फेंक देते हैं। कोई परेशानी आता है समझने में? अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 3 नंबर से, तो मिलना चाहेंगे हम आपको।